आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर का, सदिश चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, कुछ डिफिनीशंस, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। अगर यह डिफिनीशन आप नहीं पढ़े तो आपको वेक्टर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, सदिश चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अगर सदिश चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप यह जान लीजिए कि आपको पूरा फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डिफिनीशंस हैं, इनको आप देखिए। पहला है सदिश का मापांक, इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद तब समझिए। किसी सदिश के परिमाण यानी कि माप को उस सदिश का मापांक कहते हैं। सदिश ए के मापांक को मॉड वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड modulus of that vector. The modulus of vector A is represented by मॉड वेक्टर ए। अब इस बात को समझिए, डिफिनीशन कहता है कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका माप है, वही उसका मापांक है, वही उसका मॉडुलस है। ठीक है, सबसे पहला लाइन यह कह रहा है, यानी कि यह कोई वेक्टर ए है 20 मीटर ईस्ट। तीर का जो चिन्ह बना है एरो, वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को निरूपित करता है, जबकि तीर के नीचे जो ए है लेटर, वह सदिश के माप को निरूपित करता है। तो सदिश का माप है 20 मीटर और दिशा है पूरब, डायरेक्शन है पूरब। तीर का चिन्ह पूरब को निरूपित कर रहा है और ये जो ए है यह 20 मीटर को निरूपित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफिनीशन कहता है कि इस सदिश का जो मैग्नीट्यूड है, यानी ए बराबर 20 मीटर, यही वेक्टर ए का मापांक है। ए बराबर जो 20 मीटर है, यही वेक्टर ए का मापांक है। समझ में आ रही है बात? कहना यह है कि इस सदिश ए का परिमाण यानी माप 20 मीटर है। डिफिनीशन कह रहा है कि यही उसका मापांक है, यही उसका मॉडुलस है। और दूसरा लाइन ये कह रहा है कि किसी सदिश ए के मापांक को, मॉडुलस को मॉड वेक्टर ए से सूचित करते हैं। यानी इस ए को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं मॉड वेक्टर ए से। यानी जो मॉड वेक्टर ए का मीनिंग है वही ए का मीनिंग है। कहना यह है कि मॉड लगने से एरो खत्म हो गया, डायरेक्शन खत्म हो गया, दिशा खत्म हो गई, केवल उसका माप बच गया। मॉड लगने से क्या हुआ? एरो खत्म हो गया, यानी कि डायरेक्शन खत्म हो गया, केवल उसकी माप बच गई।
यानी किसी सदिश का परिमाण अगर आपको लिखना है, केवल माप लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप मॉड वेक्टर ए लिखेंगे या केवल ए लिखेंगे, दोनों का मीनिंग बराबर, यही कहता है डिफिनीशन। समझ में आई बात? बचपन में हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, +2 का मॉड 2 होता है, -2 का मॉड भी 2 होता है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ यह बताया गया आपको भी हमको भी कि मॉड लगने से प्लस माइनस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? मॉड लगने से प्लस माइनस क्यों खत्म हो जाता है? ठीक है, तो इसका कारण यहां देख लीजिए, 0 से दाहिनी ओर राइट साइड में हम लोग बढ़ते हैं, +1 +2 मिलता है, बाईं ओर बढ़ते हैं, -1 -2 मिलता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जितने डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर +2 है राइट साइड में दाहिनी ओर, उतनी ही दूरी पर -2 है बाईं ओर लेफ्ट साइड में। समझ में आ गई बात? यानी दोनों का माप बराबर है। ये दाहिना और बाया क्या है? ये लेफ्ट और राइट क्या है? यही लेफ्ट और राइट दिशा है, डायरेक्शन है। दाहिनी ओर बढ़े यानी राइट साइड में बढ़े तो +2 मिला, लेफ्ट साइड में बढ़े तो -2 मिला। राइट और लेफ्ट को हटा दीजिए, यानी प्लस और माइनस को हटा दीजिए, तो दोनों का माप बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी दोनों का मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए +2 का मॉड भी 2 और -2 का मॉड भी 2। ठीक है, सिर्फ यह समझने के लिए। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वह देखिए। दूसरा, समान सदिश। दूसरा जो डिफिनीशन है वह है समान सदिश। दो नंबर, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स। तो सबसे पहले डिफिनीशन, यदि दो सदिशों का परिमाण बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में क्रियाशील हो, तब दोनों सदिश एक दूसरे के बराबर होते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड act in same direction, then these two vectors are called इक्वल वेक्टर्स। अब यहां ध्यान दीजिए, दो वेक्टर हम दिखा रहे हैं। एक है ए 20 मीटर ईस्ट, ये है 20 मीटर ईस्ट। मान लीजिए कि यहां से यहां तक क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर ईस्ट। दूसरी वेक्टर है बी,
यह है 20 मीटर ईस्ट, ए भी है 20 मीटर ईस्ट, बी भी है 20 मीटर ईस्ट। निश्चित रूप से दोनों इक्वल हैं, ए भी 20 मीटर ईस्ट, बी भी 20 मीटर ईस्ट, दोनों इक्वल, 20 मीटर पूरब दोनों है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? दोनों का माप बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड या माप 20 मीटर है और दोनों पूरब की ओर, ईस्टवार्ड डायरेक्शन दोनों का है, दोनों ईस्ट के डायरेक्शन में, इसलिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए, यहां देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज जिसको आप कहते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साइड जो है, फ्रंट साइड जो है वह इक्वल होता है। तो क्या होगा? इस समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के द्वारा, साइड्स के द्वारा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट नीचे वाला यह साइड के द्वारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए, निश्चित रूप से इसके सामने जो यह साइड है वह भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि दोनों का माप बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। अगर यह बी है तो निश्चित रूप से यह भी बी है, यह बी है तो निश्चित रूप से यह भी बी है। एक चीज और, इस वेक्टर को अगर मान लीजिए यह वेक्टर ए है, इसको नीचे डिस्प्लेस कर दे, यहां कर दे, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त क्या होना चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी कि माप, दोनों का माप बराबर होना चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए। यही नहीं, अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इतना ही परिमाण वाला, इतना ही मैग्नीट्यूड वाला हम एक दूसरा वेक्टर खींच दिए, ड्रॉ कर दिए इस तरीके से। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, इसलिए कि ये दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है, सदिश राशि का मतलब है माप और दिशा समान। ये दोनों का माप बराबर है लेकिन दिशा समान नहीं है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दिए तो दिशा विपरीत हो गई, दोनों का माप बराबर है लेकिन दिशा विपरीत हो गई। और वही किसी वेक्टर को, फिर से सुनिए, 90 डिग्री से रोटेट कराए, वेक्टर चेंज हो गया, 180 डिग्री से रोटेट कराए, वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन अगर 360 डिग्री से रोटेट करा दिए, 360 डिग्री से इसको घुमा दिए, तब फिर वही वेक्टर आ गया। 360 डिग्री से घुमाने का मतलब क्या है? यहां ध्यान दीजिए, 360 डिग्री से घुमाने का मतलब है कि फिर सेम डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड तो सेम था। इसलिए अगर किसी वेक्टर को हम लोग रोटेट भी करा देते हैं 360 डिग्री से, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। डिस्प्लेस कर देते हैं तब कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। विस्थापित कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वह है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, यदि दो सदिशों का परिमाण बराबर हो और दोनों विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, तब दोनों सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं।
पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद तब समझाएंगे। इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, directions, then these two vectors are called negative vectors of one another. Negative vectors of one another. Negative vectors of one another. चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। यहां ध्यान दीजिए, ये दो वेक्टर्स, एक है वेक्टर ए 20 मीटर ईस्ट और दूसरी है वेक्टर बी 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, अगर एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जीरो से राइट साइड में हम लोग बढ़ते हैं, +1 +2 मिलता है। लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, बाईं ओर बढ़ते हैं, -1 -2 मिलता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट मान लें, पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग पूरब मान लें, जस्ट समझने के लिए धनात्मक दिशा को, पॉजिटिव डायरेक्शन को पूरब मान लें, ऋणात्मक दिशा को पश्चिम मान लें, नेगेटिव डायरेक्शन को वेस्ट मान लें, तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आपने ये पढ़ा बचपन में कि +2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 हो गया। +2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो -2 हो गया था। +2 के डायरेक्शन को हमने पूरब माना है, ईस्ट माना है, यानी ईस्ट में माइनस लगा देंगे तो वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 के डायरेक्शन को हमने वेस्ट माना है। फिर -2 में माइनस से बचपन में मल्टीप्लाई किए तो +2 हो गया था। -2 को हमने क्या माना है? वेस्ट माना है, यानी कि वेस्ट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? ईस्ट मिलेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यह है कि हम ए में माइनस लगा रहे हैं, इस ए में माइनस लगा रहे हैं तो क्या मिलेगा? तो माइनस लगाने से ईस्ट वेस्ट हो गया, यानी 20 मीटर वेस्ट हो जाएगा, और 20 मीटर वेस्ट तो बी है, इसलिए बी बराबर हो गया -a। फिर बी में माइनस लगा रहे हैं तो बी में बी है 20 मीटर वेस्ट, माइनस लगाने से क्या हुआ? 20 मीटर ईस्ट हो जाएगा, लेकिन 20 मीटर ईस्ट क्या है? यह तो ए है, यानी कि ए जो है -b के बराबर है। अब दोनों को एक साइड में हम लोग रखेंगे तो a + b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तीन कंडीशन सैकड़ों बार, ये तीन कंडीशन पूरे फिजिक्स में सैकड़ों बार आपके सामने आने वाला है। जब जब सामने आएगा आप यही समझेंगे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। आई बात समझ में? मान लीजिए आपके सामने ये आया कि दो फोर्स का सम 0 है, आपके सामने यह आया कि दो फोर्स का सम 0 है। आप क्या समझिएगा? आप क्या समझिएगा? दो फोर्स का सम 0 है तो आप यह समझिएगा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों फोर्स का माप बराबर है, दिशा विपरीत है, यही आपको समझना है। अब देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए हमारे हाथ में कलम है, कलम में 2 रस्सी बांध दिए, 2 रोप बांध दिए, एक रस्सी आप खींच रहे हैं, एक रस्सी मैं खींच रहा हूं। एक रस्सी 2 रस्सी हमने बांध दिया, एक रस्सी आप अपनी ओर खींच रहे हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हम इसको खींच रहे हैं। यह कलम अपनी जगह पर स्थिर कब रहेगा? यह कलम अपनी जगह पर स्थिर तब रहेगा जब हम दोनों के बलों का सम 0 हो।
हम दोनों जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं अपने अपने ओर, दोनों का सम इस पर 0 हो तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। सम 0 तभी होगा जब हम दोनों के बलों का परिमाण बराबर हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। आप जो बल लगा रहे हैं, हम जो बल लगा रहे हैं, दोनों का माप बराबर होना चाहिए, दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तभी दोनों का सम 0 होगा। और जब दोनों का सम 0 होगा तो यह अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। अब सवाल है कि सम अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो मान लीजिए हमारा फोर्स अगर अधिक है, आपका फोर्स कम है, तो दोनों का सम 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? हम इसको अपनी ओर खींच लेंगे। आपका फोर्स अधिक होगा तो आप अपनी ओर खींच लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों बलों का परिमाण बराबर है, माप बराबर है और दिशा विपरीत है, तो यह पेन अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। समझ में आ गई बात? यही है ऋणात्मक सदिश। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला जो डिफिनीशन है वह है इकाई सदिश। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इकाई सदिश। चार नंबर जो डिफिनीशन है वह है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। यह क्या है? तो जिस सदिश का परिमाण 1 हो, 1 हो, परिमाण यानी कि माप 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं इकाई सदिश। उस इकाई सदिश का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, दिशा को निरूपित करना, उस इकाई सदिश का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को, चलिए यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन देख लीजिए। जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा को निरूपित करती है। किसी सदिश ए के इकाई सदिश को सदिश ए तथा इसके परिमाण के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। सदिश ए के इकाई सदिश को एक कैट से सूचित किया जाता है। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स direction of the vector. The unit vector of a vector is obtained by the ratio of the vector to its magnitude, and the unit vector of vector A is represented by A cap. अब इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और तब हम इसको समझा देते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब इस बात को समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि इस डिफिनीशन का पहला लाइन यह कह रहा है, फर्स्ट लाइन यह कह रहा है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को, उस सदिश को हम लोग कहते हैं इकाई सदिश। यानी कि 1 के ऊपर एरो, 1 के ऊपर तीर का चिन्ह, 1 के ऊपर तीर का चिन्ह, यह हो गया इकाई सदिश। लेकिन किसी बुक में यह दिखाई नहीं देता है 1 के ऊपर तीर का चिन्ह। क्यों नहीं दिखाई देता है? जब समझाने के लिए हम आपको बताए हैं, इसको आगे बता रहे हैं। सो देखिए काम क्या है इसका। यह कोई सदिश ए है, कोई वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन को यानी केवल तीर के चिन्ह को यह निरूपित कर रहा है। वेक्टर ए के तीर के चिन्ह यानी केवल दिशा को यह इकाई सदिश निरूपित कर रहा है, केवल तीर के चिन्ह को।
कैसे प्राप्त किया जाता है? किसी वेक्टर में उसके परिमाण से डिवाइड करने पर, भाग देने पर यह प्राप्त होता है। सदिश ए में, यहां ध्यान दीजिए, सदिश ए में ए से भाग दीजिएगा तो वह दिखाई देगा। ए से कैंसिल हो गया, 1 के ऊपर एरो बच गया, या फाइनली कैंसिल कर दिए तो केवल तीर का चिन्ह बच गया। समझ में आई बात? लेकिन बी में बी से भाग दीजिएगा, किसी सदिश बी में बी से भाग दीजिएगा तो भी यही मिलेगा, सी में सी से भाग दीजिएगा तो भी यही मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि यह किसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है? वेक्टर ए की दिशा को, सदिश बी की दिशा को, या सदिश सी की दिशा को? किस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यह पता नहीं चलेगा। इसीलिए जस्ट पहचानने के लिए इसी का नाम दे दिया गया है ए कैप। ए कैप का मीनिंग है कि वेक्टर ए की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम दे दिया गया बी कैप, इसका नाम दे दिया गया सी कैप। लेकिन ये तीनों कैप का वही मीनिंग है जो एरो का मीनिंग है। कैप के नीचे जो लेटर है यह 1 है। ए कैप के नीचे ए है, वह भी 1 है। बी का मीनिंग भी 1 है, सी का मीनिंग भी 1 है, और कैप का वही मीनिंग है जो एरो का मीनिंग है। इसलिए ए कैप, बी कैप, सी कैप तीनों का मीनिंग क्या है? 1 के ऊपर एरो, यानी कि इकाई सदिश। ठीक है, इस तीनों का मीनिंग यह है। कैप देख करके आपको समझ लेना है कि यह यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, किसी सदिश की दिशा को निरूपित कर रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? वेक्टर ए बराबर ए कैप मिलेगा। यानी कि किसी सदिश के परिमाण में, किसी सदिश के मैग्नीट्यूड में, माप में इकाई सदिश से गुना कर दीजिएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? वह वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? इकाई सदिश का यही मीनिंग हुआ। अब मान लीजिए कि आपको कहीं यह दिखाई दे जाए कि F बराबर एफ एन कैप, F बराबर एफ एन कैप, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यह नहीं सोचना है कि सर तो वेक्टर ए का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ए कैप बताए थे, तो यहां एफ कैप होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कैप का मीनिंग है इकाई सदिश। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या सोचना है, क्या समझना है कि यह जो एन कैप है यह एक इकाई सदिश है जो फोर्स एफ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ। क्लियर? इतना बात समझना है। और एक चीज और, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक्स और वाई को हम बोर्ड के प्लेन में ले रहे हैं, बोर्ड के तल में ले रहे हैं, तो जेड क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। बाहर की ओर बोर्ड से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं इसको, इसलिए हम इसको ऐसे नीचे की ओर झुका देते हैं। तो देखने में आपको यह एंगल 90 नहीं दिख रहा है, यह एंगल 90 नहीं दिख रहा है, यह एंगल 90 दिख रहा है, लेकिन आपको यही समझना है कि तीनों एंगल जो है वह 90 डिग्री का ही है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम जो बताने जा रहे हैं वह यह है कि मूल बिंदु से एक्स की ओर आगे बढ़िएगा, इसको कहेंगे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। ओरिजिन से एक्स की ओर आगे बढ़िएगा, यह डायरेक्शन ओ से एक्स की ओर हो गई, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, स्मॉल आई कैप से। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं जे कैप से। जेड अक्ष की धनात्मक दिशा को निरूपित करते हैं के कैप से। धनात्मक दिशा ओ से जेड की ओर, ओ से वाई की ओर, ओ से एक्स की ओर। ठीक है? अब ऋणात्मक दिशा, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ऋणात्मक दिशा को क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। यानी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा को हम लोग सूचित करेंगे माइनस आई कैप से, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा को सूचित करेंगे माइनस जे कैप से,
जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा को सूचित करेंगे माइनस के कैप से। बस इस टॉपिक में इतना ही। यहां पर एक स्टार का चिन्ह देकर के लिख लीजिए, एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं को क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप से सूचित किया जाता है। दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिसेज are represented by I cap, J cap and K cap respectively. K cap respectively. आज के वीडियो में इतना ही। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।